मेरे ख्याल में एक पट्टी वहाँ मौजूद है जो आंखों पर बांध दी जाती है, और एक तो सब हरा हरा नज़र आ रहा होता है इक़्तिदार के दौरान, और पता नहीं होता है कि लोग भूखे मर रहे हैं, कि लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लोगों की ज़िंदगी गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है, लोग परेशानी में हैं कि नहीं है, ये सब कोई नज़र नहीं आ रहा होता है। और ये इन्हें भी नज़र नहीं आ रहा है कि उनके अपने दौर में क्या हो रहा है। कि मुल्क में महंगाई का एक तूफान है जो कि काबू में नहीं आ रहा। लगारी साहब, हर चीज़ ही महंगी है, मुर्गी, अंडे, दालें, चावल, आटा मतलब पेट्रोल, गैस बहरान है, हर चीज़ है, और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि पहले तो सिर्फ गरीब की पहुंच से दूर थी ना, अब तो मुतवसत तबका जो है वो भी महरूम हो गया इन चीज़ों से। 0.23% जो है वो कम हुई है। 1 रुपए में 1 पैसा होता है, 1 पैसे का 23%, 1 पैसे का। अच्छा, हाँ, महंगाई की शरह ये कम हुई है, उसका हम ढोल बजा रहे हैं, महंगाई कम हो गई, महंगाई कम हो गई। भाई 0.23% होता क्या है? आप क्या कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है? महंगाई कम नहीं हुई है, और जो बढ़ी है वो तो आसमान की तरफ जा रही है, और लोग बेचारे हाथ बांधे खड़े हैं कि क्या करें इस महंगाई का। क्या सब्जी नहीं खा सकते, दाल नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, लोग क्या मिट्टी खाएं? क्या खाएं? लोग रेत खाएं? लोगों के खाने के लिए लोग अब आखिरी बात ये रह गई है कि वो जो दरियाए सिंध का और पाकिस्तान के दीगर दरियाओं का जो बेचे नहीं गए, जो बच गए बेचने से, और ऊपर इंडिया अलग वो कर रहा है, वहां से जो पानी आ रहा है उसके अंदर जो गदला पानी मिला जाएगा वो पिए और जिए, वरना ना जिए। किसने कहा है जीने के लिए? तो आपकी जीने की जिम्मेदारी तो हुकूमत ने नहीं ली हुई है। सब ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में सांस लेने पे भी टैक्स लग जाएगा? लगेगा। मालूम ये हो गया कि H2O का जो फार्मूला है, पानी है। वो जो है वो ले जाएंगे ये अपने पास और रख लेंगे अपने पास, और पानी के बनाने का अमल अपने पास रखेंगे, और उसको जो है मुझे देखें, एक बात का मैं सीरियस होकर बात कर रहा हूँ। क्या हुआ कि यमन के दरिया जो हैं वो बड़ी कंपनियों ने खरीद लिए हैं। मुझे ये डर लग रहा है कि जिन कुव्वतों ने पाकिस्तान के 3 दरिया बेचे, वो पाकिस्तान के इन दरियाओं को ना बेचें। मालूम हुआ कि कोई इंटरनेशनल पानी की कंपनी आ गई और आपके दरिया लेकर चली गई, आप बैठे हुए हाथ। दुनिया का जो फूड बास्केट थी, ये मुल्क, ये इलाका, ये खित्ता, ये सरजमीन, दुनिया की फूड बास्केट, सारी दुनिया को खाना यहाँ से मिलता था। अब हम इस बात पर लड़ रहे हैं कि हमें गंदम नहीं मिल रही है, हम इस बात पर मिल रहे हैं हमें ज़रिया अजनास नहीं मिल रही है। इनको खुदा का खौफ नहीं आता, इन्होंने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। और अब ये सूरत हाल हो गई है लोगों के पास रात के खाने के। भाई आप दिहाड़ी को तकसीम करें ना, 600, 700, 800 रुपए मैक्सिमम मजदूर की दिहाड़ी है। आप इसको तकसीम करके बताएं कि आदमी रोटी कैसे खाएगा। उसके 6 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 1 माँ है और एक बाप भी है। अब इनको खाना खिलाना है, वो शख्स कैसे खाना खिलाए? आए उसका कोई साइंस बताएं कि किस तरह से वो बैठकर खाना खाए। रूखी रोटी जो है वो भी पूरी नहीं मिल सकती, इसलिए कि आटा भी महंगा हो गया। इतनी महंगी हो गई है ना, आटा महंगा हो गया, रोटी महंगी हो गई। माजी के अदवार में जो कुछ होता रहा, अगर पाकिस्तान के लोगों से पूछा जाए कि आज जो कुछ हो रहा है, तो ज़िंदगी में लोग तड़प रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। हम जाते हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, हमने देखी है लोगों की ज़िंदगी। लोग जो हैं इतने परेशान शायद पहले कभी नहीं थे जितने अब हैं। इस कदर महंगाई कभी नहीं थी जितनी अब है। इस कदर लूट मार कहीं भी नहीं थी। ओ माय गॉड, पूरे मुल्क में हर जगह पर लूट मार के कारखाने लगे हुए हैं। लोगों को थाने लूट रहे हैं, पटवार लूट रहा है, लोगों को हर जहां जाते हैं वहां लूट रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि इसके जिम्मेदार भी पिछली हुकूमतें हैं। तो हर वो गुनाह जो यहाँ हो रहा है, ये जो कमाल है नवाज शरीफ का और आसिफ जरदारी का, कि आज भी वो 160 रुपये टमाटर बेच रहे हैं। आज भी जो है उनने आटे की कीमत 115 तक, चीनी की कीमत 115 तक पहुँचा दी है। और जरदारी और नवाज शरीफ ने आज भी आटे की कीमत जो है वो 70-78 रुपए तक ले गए हैं। ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। ये तो बड़ा कोई कमाल है। ऐसी जादूगर हमने नहीं देखे जिस तरह से जादूगर ये हैं। यानी उनको अपने दौर के सारे काम भी उनके काम नजर आते हैं। ये तो बड़ा कमाल है। यानी चीनी की कीमत उनके दौर में 53 रुपए थी और आपके दौर में 115 तक चली गई है। तो इसके जिम्मेदार भी हैं, वो ही हैं। उसके जिम्मेदार भी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं। यार लोग बात नहीं मानेंगे, हम क्या करें। हम मैं तो चाहता था कि तालियां बजाऊं, लेकिन वो लोग नहीं मानेंगे। लोग बोलेंगे कि ये जो बोल रहा है बंदा यही पागल है
कि अगर ऐसी बात वो कह रहा है कि जनाब ये भी पिछले जिम्मेदार है, जो कीमतें ये बढ़ा रहे हैं उसके जिम्मेदार भी पिछले वाले हैं, तो लोग कहेंगे यार ये जो बात कर रहा है ये इसका जहन ठीक नहीं है। अच्छा चलें, ये तो महंगाई की बात होगी ना, लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से इस पूरे इंटरव्यू में जो आपने भी सुना होगा साबिर शाकिर साहब को जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, इसमें इन्होंने नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो बात की है, आपको लगता है कि हुकूमत कामयाब होगी इसमें नवाज शरीफ साहब को वापस लाने हैं? हुकूमत वाले मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़कर दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह करे कि नवाज शरीफ वापस ना आए। उन्होंने भेजा किस लिए? तो फिर खत क्यों लिखा है? वो खत लिखे जाते हैं, इस तरह के खत हमारी हुकूमतें भी लिखा करती थी माजी में, जी अल्ताफ़ हुसैन को भेज दिया जाए, फलां को भेज दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ इस तरह से चौधरी निसार ने 75 खत लिखे होंगे। और क्या हुआ था फिर उन खतूत का? और इनके जनाब खतूत भेजने से क्या होगा? इजाज़ शाह के या जो जादूगरी होती है उस जादूगरी से क्या होगा? वो जादूगरी यहाँ तो कर सकते हैं, बरतानिया में कौन जादूगरी कर सकता है? कोई तो नहीं। हुकूमत क्यों ये नहीं चाहती कि नवाज शरीफ हुकूमत साहब बिल्कुल नहीं चाहती है। हुकूमत को अपने अंजाम नजर आता है, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो हुकूमत तो फिर हवा होने को है। लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए हुकूमत खासी सरगर्म है। इस हवाले से हमारे पास एक और भी क्लिप है, दिखाते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी का अगर मुतालिबा किया गया तो ये सिलसिला काफ़ी लंबा चलेगा। तो लगाई साहब, हुकूमत ये बातें कर रही है कि नवाज शरीफ साहब को डिपोर्ट कराया जाए। बरतानिया के कानून के मुताबिक ऐसा मुमकिन है? बरतानिया का कानून ये हमारे एंकर ने नहीं बनाया है ना। बरतानिया का कानून जो है और वहाँ का आइन अवाम का विजडम है, अवाम का शऊर है, अवाम की दानिश है, अवाम गैर तहरीरी आइन है। लेकिन दुनिया का एक ऐसा मजबूत आइन है जिसने सिर्फ वहाँ के लोगों की तहजीब से, वहाँ के लोगों के तमद्दुन से, वहाँ के लोगों की बूदोबाज से, वहाँ के लोगों की एक तवील जद्दोजहद से जन्म लिया है। और जिस तरह से वो तश्कील पाया है वो ऐसा है कि जैसे ज़िंदगी के उसूल बन जाते हैं। वहाँ का आइन वहाँ का उसूल है, वो आपकी तरह का नहीं है। यानी पाकिस्तान के आइन के साथ जितना खिलवाड़ होता रहा है, जितना मजाक होता रहा है, पाकिस्तान में कवानीन के साथ जिस तरह का मजाक होता रहा है, तो हमारे एंकर साहब समझते हैं कि शायद वहाँ भी इसी तरह से कानून का खिलवाड़ होता रहा है। मैं कहता हूँ हाँ, बरतानिया में कानून का खिलवाड़ होता है, कानून का मजाक उड़ाया जाता है। मैं बरतानिया पर, बरतानवी हुकूमत पर, बरतानवी स्कॉटलैंड यार्ड पर ये इल्ज़ाम लगाता हूँ कि वहाँ पर कवानीन का एहतराम नहीं होता है, सिर्फ उस सूरत में जब उनका अपना मफाद होगा। अगर हमारे किलर भी वहाँ बैठे होंगे, हमारे क्रिमिनल भी वहाँ बैठे होंगे, अगर उनके मफाद में तो वहीं बैठे रहेंगे। अगर उनके मफाद में नहीं है तो यहाँ भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो नहीं भेज रहे हैं, ऐसी खामखा की बातें हैं। अच्छा, आपने तो ये बात कही ना कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, मतलब हुकूमत ये नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो इससे हुकूमत को कितना नुकसान होगा? क्योंकि आपको लगता है नून लीग सियासी अगर हुकूमत तो उनको वापस लाना चाहती तो भेजती क्यों? ये सारे के सारे रुमाल लेकर आंसू पूज रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये देखें, मकर करके गए, बहाना करके गए, फुलां करके। भाई कौन सा मकर, कौन सा बहाना? आपकी सारी की सारी रिपोर्टें आपकी थी। ये जो आपके सरकारी बोर्ड बने हुए थे वो रिपोर्टें दे रहे थे। आपकी वजीर जो हैं वो जाकर पूरी की पूरी रिपोर्टें दे रही थी। अब तो नई बात वज़ीर आज़म ने खुद बताई है कि जनाब वो तो रो रो कर उनका हाल ख़राब हो गया था। वफाकी वज़ीर मोहतरमा शीरी मज़ारी का, वो रो रही थी कि जनाब भेजा जाए। रिपोर्टें आपकी ऐसी आ रही थी तो आपने भेज दिया। तो इसमें किसी का बहाना करने का, उनको अब लगता हो गलती की, भेजना नहीं चाहिए था। नहीं, गलती किस बात की थी? ये रिपोर्टें अगर इत्तफाक अस्पताल से गई होती तो हम कहते हैं हाँ यार इत्तफाक अस्पताल ने बेईमानी की थी। वो अगर किसी और अस्पताल से गई होती, ये तो जनाब इनके अपने डॉक्टर्स, इनके अपने मिनिस्टर कह रहे थे कि जनाब इनकी तबीयत ख़राब है, इनको भेजा ना गया तो इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा। कोर्ट को कह देते कि जनाब इनको ऐसी इनकी जान को खतरा नहीं है। अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, आपको लगता है इससे नून लीग सियासी तौर पर और मजबूत हो जाएगी? मैं समझता हूँ कि मजबूत होगी। और हुकूमत कभी नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी कि नवाज शरीफ वापस आए। वो सिर्फ ढोल बजाना है, बजा रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, हम अपने आगे बढ़ेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार देसी गंदुम 2400 रुपए मन हो गई है और मुल्क में गुज़िश्ता जनवरी से जारी गंदुम का बहरान 1000 कोशिशों के बावजूद भी टलने का नाम नहीं ले रहा। रवां साल हुकूमत 4 मरतबा कसीर मिकदार में गंदुम दरामद भी कर चुकी है, लेकिन लगारी साहब इसके बावजूद गंदुम की जो प्राइस है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। इसके अब जिम्मेदार कौन है? लोग नहीं, अपोजिशन है जिम्मेदार हर चीज़ की। जितने गुनाह इस मुल्क में हो रहे हैं, जितनी खराबियाँ हो रही हैं, जितनी महंगाई हो रही है, जितनी सारी मुश्किलात और मसाइल आ रहे हैं, वो सारे के सारे अपोजिशन की वजह से। उन्हें हुकूमत
में बैठे हुए सारे लोग पारसा हैं, नेक नियत हैं और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अब वो हमारे दोस्त बैठे हुए थे नदीम अफजल चंद साहब, उन्हें तो सारी सूरत हाल का इल्म है, हर चीज़ का उन्हें पता है। और क्या हुआ है इस मुल्क के अंदर, यानी सारा साल तक रोते रहे हैं तमाम सूबे, और मरकज़ ने नोटिस तक नहीं लिया है कि भाई टिड्डी दल जो है वो आ गया है और वो तबाही कर रहा है, तो उसकी परवाह नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के जो ये अजला हैं, यहाँ से राजनपुर में, डरा गाजी खान में, रहीम यार खान में, यहाँ पर फिर ओले पड़ते रहे। इन्होंने जो है किसानों के बारे में सोचा तक नहीं, ज़राई सेक्टर इनकी तरजीहात में नहीं था। लूट मार थी माफिया की, और बेचारे माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो माफिया को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी? वो भी अपोजिशन की जिम्मेदारी है। अपोजिशन को चाहिए कि माफिया को कंट्रोल करे, क्योंकि हुकूमत तो कंट्रोल नहीं करती है, ना कंट्रोल कर सकती है, ना उसके बस में है, ना उसका वो है। यानी हुकूमत के बेशक वो साथ बैठे हूँ, हुकूमत के इक़्तिदार में बैठे हूँ, जितने बेनिफिशरी हूँ वो हुकूमत के साथ बैठे हूँ, तब भी रोकना तो अपोजिशन का काम है ना, हुकूमत का काम तो नहीं है। हुकूमत तो शरीफ लोगों की हुकूमत है, हुकूमत तो बड़े पारसा नेक लोगों की हुकूमत है, इबादत गुजार लोगों की और तहज्जुद गुजार लोगों की हुकूमत है, और सारे के सारे नेक पारसा लोग हैं, उनमें लूटने वाला कोई भी नहीं है।